सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने जो संस्कृत का मॉडल पेपर जारी किया है सेकंड पेपर को हल करेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले हमने प्रथम पेपर को यानी जो आपका प्रैक्टिस पेपर 1 है उसकी हमने 4 वीडियो बनाई है, क्योंकि उन चारों वीडियो में हमने आपका पूरा सिलेबस बताया है, सारे नियम बताए हैं। इस वीडियो में हम सभी जो आपका द्वितीय पेपर है पूरे पेपर को एक ही वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि अब आपके पेपर में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ये देखिए, ये आपका सेकंड पेपर है। इसमें भी 4 खंड है, खंड का, ख, ग और घा। इसके अंतर्गत जो आपका पहला प्रश्न होता है खंड का के अंतर्गत अपठितांश अवबोधन, यानी इसमें 80 से 100 शब्दों का एक पैसेज आएगा, उसमें से आपको प्रश्न के उत्तर करने होंगे। यह 10 नंबर का प्रश्न होता है। तो जल्दी से हम लोग इसका अनुवाद देख लेते हैं, क्योंकि अनुवाद जानने पर प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा। तो पूरा कस्मनिश्चित नगरी, पहले किसी नगर में मायादासः नाम निरपः आसीत। मायादास नामक राजा था। सह वह राजा प्रभूतम वैभवम बहुत अधिक धन दौलत को धारयति अस्म धारण करता था, यानी उसके पास बहुत अधिक धन था। विपुलम मित्र मंडलम बहुत बड़ा मित्र मंडल था। विशालम सैन्य बलम यानी उसके पास विशाल सेना थी। आज्ञाकारिणः मंत्रिणः आज्ञाकारी मंत्री थे। सुखभाजः प्रजाजनाः और प्रजा कैसी थी? सुखी थी। सुंदराणि भवनानि सुंदर घर थे। प्रिया भार्या और उसकी जो पत्नी थी, भार्या माने क्या होता है? पत्नी। उसकी पत्नी थी, कैसी थी? प्रिय थी। 11 वर्षीया तनया चा और एक 11 वर्ष की पुत्री थी। किम न आसीत तस्य पार्श्वे उसके पास क्या नहीं था, यानी सब कुछ था। किंतु यथा तथा तस्य वैभवम वर्धते अस्म जैसे जैसे, यथा यथा मतलब जैसे जैसे, तस्य वैभवम वर्धते अस्म उसका धन बढ़ रहा था, तथा तथा वैसे वैसे, तस्य धन तृष्णा अपि वर्धते अस्म वैसे वैसे उसकी धन की तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या होता है? प्यास। तो जैसे जैसे उसका धन बढ़ रहा था वैसे वैसे उसको धन प्राप्त करने की उसकी जो प्यास थी वो और बढ़ती जा रही थी कि हमारे पास और धन आ जाए। विशेषतः विशेष रूप से सुवर्ण संचयने, सुवर्ण संचयने, संचयने मतलब इकट्ठा करने में, सुवर्ण मतलब सोना, यानी सोना इकट्ठा करने में तस्य महती प्रीति अभवत। तस्य माने उसकी, यानी उस राजा की, महती मतलब बहुत बड़ी, प्रीति मतलब प्रेम था, यानी सोना इकट्ठा करने में उसको बहुत प्रेम था। तस्य इच्छा आसीत उसकी इच्छा थी, यत की सर्वम सुवर्णमयम स्यात् सब कुछ सोने का हो जाए। एकदा एक बार, रात्रो रात्रि में, ईदृशेषु विचारेषु मग्नः ऐसे विचारों में मग्न था। सह वह निद्रा वशम जगाम निद्रा के बस में हो गया, यानी सो गया। सहसः एकाएक तस्य शयन कक्षः उसके शयन कक्ष के पूर्वेण पूर्व की ओर से आलोकेन दीपतः, आलोक माने प्रकाश होता है, आलोक माने क्या होता है? प्रकाश। तो उसके जो शयन कक्ष था उसके पूर्व दिशा से प्रकाश हुआ। सह वह राजा संभ्रमेण भ्रम युक्त होकर, निद्राम त्यक्त्वा निद्रा छोड़ करके, उपविष्ट बैठ गया। एका देवीम तम ब्रूते अस्म एक देवी वहां पे प्रकट हुई और वे बोली, भो मायादास, हे मायादास, अहम लक्ष्मी मैं लक्ष्मी हूँ, तो आराधनेन तुम्हारी आराधना से यानी तुम्हारी प्रार्थना से, प्रसन्ना अस्मि मैं प्रसन्न हूँ, वरम विरडीस्व वर को मांग लो। ऐसा किसने कहा? लक्ष्मी ने कहा। तो ये आपका पैसेज है। अब इसमें जो है 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं।
पहला टाइप होता है एक पदेन उत्तरत, यानी इसका उत्तर आपको एक पद में लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है निरपश्य कीदृशी भार्या आसीत। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि संस्कृत में ही बच्चे गलती करते हैं, संस्कृत का पेपर आते ही उनको डर लगने लगता है कि सर संस्कृत तो मुझको आती नहीं है, कैसे हम पास होंगे। तो उसके लिए हम आप बताना चाहेंगे, जो प्रश्न का क्रियापद है भार्या आसीत। अब भार्या आसीत आप पैसे में देखो कहाँ पर है, तो ये देखो यहाँ पे मिल गया ना भार्या। तो बस कीदृशी मतलब कैसी, यानी राजा की पत्नी कैसी थी, तो इसका उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। देखो ना प्रिया भार्या, तो एक पद में इसका उत्तर लिखेंगे प्रिया। आप साथ के साथ लिखते चलें। लिख लिया, बहुत अच्छे। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है निरपह का आसीत राजा कौन था। तो पैसेज में ही आपने पढ़ा राजा कौन था, मायादासः। राजा का क्या नाम था, मायादासः। पैसेज से ही इसका उत्तर हो गया। अगला है कहा प्रभूतम वैभवम धारयति अस्म। कौन प्रभूतम यानी बहुत धन दौलत को धारण करता था। अब इसका भी उत्तर वही हो जाएगा मायादासः, क्योंकि पैसेज में सह आया हुआ है ना। तो इसका उत्तर आप पैसेज के हिसाब से लिखेंगे तो सह लिखेंगे, लेकिन सह सर्वनाम है, वो किसके लिए आया हुआ है, मायादास के लिए आया हुआ है। तो आप मायादासा भी लिख सकते हैं और पैसेज के अनुसार सह भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो है बा खंड के अंतर्गत पूर्ण वाक्यन का प्रश्न होता है। यहाँ पे देखो लिखा है ना पूर्ण वाक्यन उत्तरतः केवलम प्रश्न द्वयम, 3 दिया गया है, 2 करना है। लक्ष्मी मायादासम किम अवदत। अवदत मतलब बोली, लक्ष्मी मायादास से क्या बोली। अब जो फर्स्ट प्रश्न है इसका उत्तर देखो पैसेज में कहाँ है, लक्ष्मी ने क्या कहा, देखो यहीं पे है। यहां से लेकर के यहां तक आपका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट खंड का। लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, वरम विरडीस, जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। तो पहला प्रश्न पूरा हो गया। इसके बाद जो आपका द्वितीय प्रश्न है धनी निरपश्य का इच्छा आसीत। धनी राजा की कौन सी इच्छा थी। तो पैसेज में ही आपने पढ़ा ना। अब इच्छा आसीत जहां पर मिलेगा वहीं पे उसका उत्तर मिलेगा, बिना अर्थ निकाले फटाफट उसका उत्तर देख लो। तो राजा की कौन सी इच्छा थी, देखो यहाँ पे लिखा है ना तस् इच्छा आसीत। अब यहाँ से ले करके कहाँ तक लिखना है, बस यहीं तक लिखना है। उसकी इच्छा थी कि सब कुछ सोने का हो जाए। समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है आपका तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन का निरपश्य पार्श्वे किम किम आसीत। राजा के पास क्या क्या था। अब राजा के पास क्या क्या था, ये आपका जो पैसेज है इसमें जो है दूसरे ही सेंटेंस में इसका उत्तर लिखा हुआ है। यहाँ से देखो ना, यहाँ से ले करके और कहाँ तक लिखना है, आसीत तक लिखना है। इतना बड़ा उत्तर हो जाएगा। तो बड़ा होने से आप बिल्कुल ना डरें, या वहाँ पे 3 दिए गए हैं, 2 ही करने हैं, तो जो छोटा उत्तर है आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक पदेन और पूर्ण वाक्य दोनों प्रश्न हल कर लिए। अब इसके बाद जो है जो साखंड होता है, बच्चे यही गलती करते हैं, ये दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, बच्चे यही गलती करते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। यह प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल ही ऐसा ही लिखा होता है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस प्रश्न में क्या लिखना होता है, शीर्षक लिखना होता है। क्या लिखना होता है, शीर्षक, यानी इस पैसेज का टाइटल क्या है। अब पैसेज पढ़ने से थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो समझ में नहीं आता है, फिर क्या करेंगे, तो आप देखेंगे पैसेज का संज्ञा पद कौन सा है, नाम। तो यहाँ पे देखो नाम क्या आया हुआ है, मायादासः। तो जो नाम आया है ना, केवल आप नाम को भी लिख देंगे तब भी आपको 1 नंबर जो शीर्षक के लिए निर्धारित है मिल जाएगा। तो एक उत्तर तो मायादास हो गया। दूसरा उत्तर क्या लिख सकते हैं, दूसरा उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पे धन की तृष्णा की बात कही गई है, तो आप लिख सकते हैं धन तृष्णा। क्या लिख सकते हैं, धन तृष्णा, यानी धन की प्यास। तो पैसेज में धन की, तो ज़्यादा सही यही रहेगा कि पैसेज में जो संज्ञा पद आपको दिखाई दे, कोई नाम मिल जाए, तो आप समझ जाना कि यही इसका शीर्षक हो सकता है बिना अर्थ निकाले। तो
तो हमें उम्मीद है हमारी वीडियो देखने वाला कोई भी बच्चा इस सा खंड को नहीं छोड़ेगा, नहीं तो 1 नंबर आपके कम हो जाएंगे, आप 9 ही नंबर प्राप्त करेंगे। जबकि प्रश्न के लिए कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। अब इसके बाद जो थोड़ा सा कठिन प्रश्न होता है वो होता है दा खंड के अंतर्गत यथा निर्देशम उत्तरत। इसका अर्थ होता है जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। यहाँ भी 4 हैं, 3 करने हैं। 3 नंबर का यह प्रश्न है। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है प्रकाशेन इत अर्थे कह शब्द अत्र प्रयुक्तः। प्रकाश के अर्थ में कौन सा शब्द पैसेज में आया हुआ है? तो कौन सा आया हुआ है? आलोकेन। आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रीति इत पदस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। अब इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए कि एक ही पद दिया हो और उसका विशेषण पूछा जाए, तो उसके लिए हम देखेंगे कि पैसेज में ये प्रीति कहाँ आई हुई है। तो पैसेज के पहले यहाँ पे देखो ना, वैसे हमें पता है क्या सही है, लेकिन हम आपको पैसेज से कैसे ढूंढते हैं ये भी आपको बता देंगे। देखो यहाँ पे प्रीति आई है ना, तो उसका विशेषण जो है उसके पहले ही होगा। तो क्या है? महती। क्या है? महती। आपको केवल लिख लेना है विशेषण पदम और उसके बाद लिख देंगे महती। क्या लिख देंगे? महती। इस तरह से महती मतलब बड़ी और प्रीति मतलब प्रेम। तो इस तरह से विशेषण वाले प्रश्न को ढूंढने के लिए आप पैसेज में जाएंगे अगर एक ही दिया होगा तो। अगला है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, महती। उपविष्ट इत पदस्य किम कर्तृपदम। उपविष्ट का कर्ता पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो निद्राम त्यक्त्वा सह संभ्रमेण। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, निद्राम में द्वितीया है, त्यक्त्वा कत्वा प्रत्यांत है, संभ्रमण में तृतीया है, तो ये नहीं होगा। तो कर्ता क्या होता है? यानी सब्जेक्ट हो जाएगा सा वाला, गा वाला विकल्प सा। विहाय इत पदस्य किम पर्याय पदम। पर्याय मतलब समान अर्थ वाला। तो विहाय माने होता है प्यारे बच्चों छोड़ करके, तो उसके लिए पैसेज में आया हुआ है त्यक्त्वा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पत्र पे। तो ये पत्र जो आया है देखो मॉडल पेपर में थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि 9वीं क्लास के बच्चों को अब जो है पत्र स्वयं पूरा लिखना होता है। तो अभी से आप तैयारी करें। तो देखो पत्र का प्रश्न क्या है? भवतः नाम वशिष्ठः अस्ति। आपका, भवतः मतलब आपका नाम वशिष्ठ है। भवान 9वीं कक्षायां पठति। आप 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। भवान प्रथम सत्रीय परीक्षायाम उत्तमान अंकान प्राप्तवान। आपने फर्स्ट टर्म एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। इत वर्णयन, ऐसा वर्णन करते हुए मित्रम प्रति पत्रम लिखत। मित्र के प्रति पत्र लिखिए। अब 9वीं क्लास के बच्चे के लिए ये पत्र लेखन थोड़ा सा कठिन है, फिर भी आप कोशिश करेंगे, जरूर लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ देंगे तो ये 5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कैसे लिखेंगे वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, पत्र कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हमारी वीडियो देखने वाला बच्चा संस्कृत के पेपर में 80 में 80 नंबर पाए। इसलिए हम हर क्वेश्चन को आपको लिख करके दिखाते हैं कि कैसे लिखना है। तो देखो प्रश्न क्या है कि मित्र को पत्र लिखना है। पत्र का विषय क्या है कि आप फर्स्ट टर्म के पेपर में अच्छा नंबर पाए हैं। अब यहाँ पे आपका ही नाम निश्चित किया गया है, मित्र का नाम नहीं दिया है। तो आप जो है अपने मित्र का नाम, कोई भी जो भी आपका मित्र है वो लिख सकते हैं। बस केवल आपको अपना नाम यहाँ पे क्या लिखना है? वशिष्ठ। कोई बालिका है वो भी अपना नाम वशिष्ठ ही लिखेगी, यानी वो वशिष्ठ मान करके ही पत्र लिखेगी। पत्र के प्रश्न में अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है। जो पत्र के प्रश्न में आपका नाम निर्धारित कर दिया गया है वही लिखना होता है। तो देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो आप दिनांक लिखते हैं, तो यहाँ पे जो भी दिनांक है जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हैं लिख देंगे। उसके बाद पत्र लिखा कहाँ से जा रहा है वो लिखना होता है। तो आप पत्र कहाँ से लिख रहे हैं? नई दिल्ली से लिख रहे हैं तो लिखेंगे नौ दिल्ली तः। अब ये तः का मतलब होता है से। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र रमेश सा प्रेम नमस्ते। अब यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना हो लिख देंगे। प्रिय मित्र ऐसे ही लिख देंगे। रमेश यहाँ पे संबोधन का एक वचन है, जैसे बालक का बनता है हे बालक, वैसा हे रमेश।
सा प्रेम नमस्ते। ये शिष्टाचार है कि हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो नमस्ते जरूर लिखते हैं। अब यहाँ पे विषय वगैरह कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो कैसा पत्र है, ये अनौपचारिक पत्र है। कैसा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है। तो यहाँ पे हमें विषय नहीं लिखना है, सीधा पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, मन्ये भवान कुशली। मन्ये मतलब मानता हूं आप ठीक हैं। वयम अत्र सर्वे कुशलिनः अस्मः। हम सभी यहाँ पर ठीक हैं। वयम मतलब हम सभी, अत्र माने यहाँ, सर्वे मतलब सभी, और कुशलिनः अस्मः ठीक हैं। उसके बाद सीधा टॉपिक पे आ जाइए। शुभम समाचारम यत। शुभ समाचार यह है कि मम मैं प्रथम परीक्षायाः। अरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मम नहीं होगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा अहम। क्या हो जाएगा? अहम। अहम प्रथम सत्र परीक्षायाः। नहीं 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 नहीं, अहम नहीं होगा, मम ही होगा, क्योंकि देखो परिणामा है ना। तो मम प्रथम सत्र परीक्षायाः परिणामः आगतः। मेरी मिड टर्म का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। अहम उत्तमांकान प्राप्तवान। यहाँ पे देखो लिखा है ना कि उत्तमांकान प्राप्तवान, तो बस यहाँ पे हमने केवल कर्ता जोड़ दिया। अहम उत्तमांकान प्राप्तवान, मैंने अच्छे नंबर प्राप्त किए। और भी क्या लिखेंगे? अहम स्वकक्षायाम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान। ये लाइन अपने तरफ से जोड़ दो कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। गृहे सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। घर में सभी प्रसन्न हैं, क्योंकि जब आप क्लास में टॉप करोगे तो आपके घर में सब प्रसन्न होंगे ना। तो ये लाइन भी आप लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? अहम पुनः लेखिष्यामि। मैं आपको फिर से पत्र लिखूंगा। ये पत्र का शिष्टाचार है जो आपको लिखना होता है। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। सबको मेरा नमस्कार कहना। आवाम शीघ्रम मिलावः। हम सभी शीघ्र मिलेंगे। अब उसके बाद अंत में आपको क्या लिखना होता है? अंत में आपको अपना नाम लिखना है। भवतः मित्रम वशिष्ठः। क्या लिखेंगे? भवतः मित्रम वशिष्ठः, कक्षा 9वीं। इस तरह से आप लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 3 है चित्र वर्णन का, इसमें चित्र दिया गया रहता है। आपकी सहायता के लिए मंजूषा भी दी गई होती है। आपको 5 वाक्य लिखने होते हैं। कितने वाक्य लिखने होते हैं? 5 वाक्य लिखने होते हैं। तो 5 वाक्य कैसे लिखेंगे, हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कभी आप 9वीं क्लास में हैं, संस्कृत आपको उतनी अच्छी आती नहीं है। तो सुंदर सुंदर छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाएं। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि वो मंजूषा में सभी पदों को एक साथ ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो नंबर कैसे मिलेगा? वाक्य बनाने से। तो आप पहला वाक्य लिखेंगे, उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उसके लिए 3 क्रियापद आप याद रखिए। कौन कौन? अस्ति, अस्ता, सन्ति। अस्ति मतलब एक वस्तु या व्यक्ति है, और संत का मतलब होता है बहुत से हैं। बस कैसे बनाएंगे देखिए, पहला वाक्य आप लिखिए, इदम चित्रम अस्ति। क्या लिखेंगे? इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है। छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। वाक्य बड़े होंगे तब भी 1 नंबर मिलेगा, छोटा होगा तब भी 1 ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए वाक्य छोटे बनाएंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो आप पहला वाक्य यही लिखेंगे सभी चित्र में कि इदम चित्रम अस्ति। इदम माने यह, चित्रम मतलब चित्र, अस्ति माने है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्र सुंदर है। अब ये दोनों वाक्य जो हैं आप किसी भी चित्र में लिख करके 2 नंबर तो आप प्राप्त ही कर लेंगे। उसके बाद तीसरे वाक्य से आते हैं। देखो कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे चित्रे प्रदर्शन कक्षा अस्ति। चित्रे मतलब चित्र में। चित्रे पद को ध्यान से देखेगा, इसमें चित्र शब्द में सप्तमी के एक वचन में चित्रे बनता है। चित्रे का अर्थ होता है चित्र में। अब चित्र में जो जो आपको दिखाई दे रहा है, मंजूषा में पद देखिए एक वचन का है तो आप अस्ति लगा दीजिए, बस वाक्य तैयार हो गया। तो देखो हमने प्रदर्शन कक्षा को मंजूषा से ही लिया हुआ है, चित्रे अपने मन से और अस्ति लगा दिया। तो चित्रे प्रदर्शन कक्षा अस्ति, यानी चित्र जो है प्रदर्शन कक्ष का है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? चित्रे अध्यापक अस्ति।
अब यहाँ पे देखो ना, चित्रे अस्ति यहाँ भी लगा दिया और एक ही पद अपनी तरफ से जोड़ा, वो भी मंजूषा से ही लिया गया है। चित्र में भी आपको अध्यापक दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, चित्रे ध्वनि प्रसार यंत्रम अस्ति। ध्वनि प्रसार यंत्रम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ध्वन इसका अर्थ होता है साउंड, यानी चित्र में साउंड भी है, क्योंकि स्मार्ट क्लास है तो वहाँ पे साउंड होता ही होता है, और मंजूषा में भी दिया गया है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, चित्रे छात्राः सन्ति। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर आप बहुवचन का संज्ञा पद ले रहे हैं तो आप संति लगाएंगे, क्योंकि अगर छात्राः अस्ति लिख देंगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। तो एक वचन है, बहुवचन है, कैसे जानेंगे, ये भी हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो छात्रः लिखा हुआ है, ये एक वचन का है। यहाँ पे छात्राः लिखा हुआ है, यह बहुवचन का है। जब भी मात्रा के कोई मात्रा नहीं होगी, विसर्ग लगा होगा, तो वह एक वचन का होता है, और जब मात्रा लगाने के बाद जो है विसर्ग होता है तो वह बहुवचन होता है। ये भी जो बिल्कुल संस्कृत में कमजोर बच्चे हैं वो भी इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो छात्र में केवल विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो ये जो है एक वचन का हो गया। छात्रा में मात्रा लगी हुई है तो ये बहुवचन का हो गया, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, संति। चित्रे छात्राः सन्ति। और क्या लिख सकते हैं, देखिए, चित्रे प्रदर्शन पट्टः अस्ति। ये देखो ना, प्रदर्शन पट्टः यानी ये जो प्रदर्शन पट्ट है। और क्या लिख सकते हैं, वार्ता चलती। वार्ता मतलब बातचीत हो रही है शिक्षक में और बच्चों में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखो 8 वाक्य बनाए हैं, और भी वाक्य बना सकते हैं। पेपर में केवल आपको 5 वाक्य बनाने हैं, तो 2 वाक्य तो आप यही लिख देंगे, 2 नंबर पक्के। उसके बाद चित्रे अस्ति, चित्रे सन्ति, एक एक पद लेकर के आप वाक्य बना लेंगे। हमें उम्मीद है कि अब आप जो है पूरे चित्र वर्णन के 5 में से 5 अंक प्राप्त करेंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं। चित्र वर्णन के अथवा के रूप में जो प्रश्न होता है वो होता है, एक टॉपिक दिया होगा, उसमें आपको 5 वाक्य लिखने होंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि इससे अच्छा जो है चित्र वर्णन वाला प्रश्न होता है, क्योंकि चित्र वर्णन आसान होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा, अनुवाद आएगा। प्रश्न नंबर 4 में देखो ना, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। 5 अनुवाद करने होंगे, और आपके पेपर में कितने लिखे होंगे, 6 या 7 लिखे होंगे। जैसे यहाँ पर देखो ना 6 वाक्य लिखे हुए हैं। मैं बाजार जाता हूँ। अब यहाँ पे कर्ता क्या है, मैं, तो मैं के लिए क्या होता है, आहम। और कहाँ जा रहे हैं, बाजार। बाजार को संस्कृत में क्या कहते हैं, आपणम। आहम आपणम। अब जाता हूँ, आहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसके लिए हो जाएगा गच्छामि। क्या हो जाएगा, गच्छामि। आहम आपणम गच्छामि। बालक बंदर से डरता है। हमने आपको अनुवाद वाली वीडियो में बताया था कि डरने वाला वाक्य जो है हर पेपर में आता है। तो डरने, अगर आपने अनुवाद आपको बिल्कुल आपको 0 है अनुवाद में, तो हमारी अनुवाद वाली वीडियो यहाँ पे जो आई बॉल दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करके अनुवाद की वीडियो देखेंगे तो ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखो, बालक बंदर से डरता है, तो बालक का क्या लिखेंगे, बालकः। क्या लिखेंगे, देखिए, बालकः, प्रथमा लगा देंगे, बालका हो गया। किससे डर रहा है, बंदर से। अब जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी होती है, तो बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं, वानरः। तो पंचमी लगाएंगे तो बन जाएगा वानरात। बालकः वानरात। अब डरने के लिए जो क्रिया है उस क्रिया को याद कर लो, बिल्कुल क्या होता है, बिभेति। ध्यान से देखना नहीं तो भूल जाओगे। बालकः वानरात बिभेति। ये विभेद पद जो है बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लो कि जब भी डरने वाला वाक्य आएगा तो वहां पे विभेद लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विभेति। चलिए, अब आपका डर निकल गया। अगला वाक्य है, वह मेरा मित्र है। तो इसका होगा, अब देखो यहाँ पे मित्र जो है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जो मित्र शब्द है वह नपुंसक लिंग का है संस्कृत में। तो मित्र का होता है मित्रम। क्या होता है, मित्रम। अब यहाँ पे जो वह आया हुआ है ना, यहाँ पे सह नहीं होगा, क्योंकि मित्रम नपुंसक लिंग का है, तो सह के स्थान पे क्या हो जाएगा, तत् हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत् मम मित्रम अस्ति। क्या हो जाएगा, तत् मम मित्रम
अस्ति। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ट्रांसलेशन में आपको ध्यान देना है। वैसे एग्जामिनर जो है बच्चे का अगर आधा वाक्य भी सही है ना तब भी आधा नंबर आपको दे ही देता है। ये सब सारे टीचर देते हैं, पूरा नंबर नहीं काटते हैं, आधा नंबर तो मिल ही जाता है। उसके बाद अगला है परिश्रम से सफलता मिलती है। तो इसका परिश्रम से मतलब तृतीया, तो इसका हो जाएगा परिश्रमेण। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, परिश्रमेण। कैसे लिखेंगे देखिए, परिश्रम में तृतीया लगाएंगे तो हो जाएगा परिश्रमेण। परिश्रम से एक ही पद लिखने से परिश्रम से हो गया। क्या मिलती है, सफलता। अब सफलता को सफलता ही लिखेंगे बालिका की तरह, ये आकारांत शब्द हो जाएगा सफलता। अब मिलती है, मिलते के लिए मिल धातु होती है। कौन सी धातु होती है, मिल धातु। हम जानते हैं, आप जानते नहीं, लेकिन समझ लीजिए मिलती, बस मिलत क्रियापद है संस्कृत में। मिलत मिलता मिलंत रूप चलता है, पठति पठता पठंत की तरह। तो परिश्रमेण सफलता मिलती। चलिए उसके बाद अगला है हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो इसका हम सब को संस्कृत में क्या कहते हैं, हम सब को कहते हैं वयम। वयम संस्कृतम, संस्कृत में क्या हो जाएगा, संस्कृतम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी पठामह। क्या हो जाएगा, पठामह। अगला है देव गाने में कुशल है। तो कौन कुशल है, देव। तो देव का हो जाएगा देवः। क्या हो जाएगा, देवः गायने। क्या हो जाएगा, गायने कुशलः। लिखते चलिए साथ के साथ, देवः गायने कुशलः। अब अस्ति लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देवः गायने कुशलः अस्ति। अभी आपका सेंटेंस पूरा हो गया। इस तरह से हमारे अनुवाद भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो है खंड ग आता है अनुप्रयुक्त व्याकरण का, यानी अब ग्रामर वाले प्रश्न शुरू हो जाएंगे। कितने नंबर के, 25 नंबर का ग्रामर आता है। तो प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत क्या आएगी, संधि आएगी। तो संधि की वीडियो वैसे हमने आप अलग बना रखी है, नहीं देखा है तो उसको देख लें प्लेलिस्ट में जा करके। यहाँ पर देखो पहला उदाहरण है श्रेष्ठी आह। अब यहाँ श्रेष्ठी के अंत में क्या है, बड़ी ई है, और उसके बाद क्या है, बड़ा आ। तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और बड़ा आ उसमें लग जाएगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा आपका श्रेष्ठ। ये ठा में हलंत लगा देंगे और आह, इस तरह से हो जाएगा श्रेष्ठ आह। उसके बाद दो प्लस अपी। अब यहाँ पे देखो ना किसका किसका मेल हो रहा है, आओ का मेल हो रहा है आ से। तो ये आयादि संधि का उदाहरण है। तो आओ के स्थान पे हो जाएगा आव। क्या हो जाएगा, आव। तो दोनों को जोड़ेंगे तो द्वाव अपी का बन जाएगा इस तरह से। अगर दा में हलंत लगाएंगे तो द्वाव अपी, इस तरह से लिख देंगे। इसको लिखने का एक तरीका और है, द और वा को एक साथ अगर मिला देंगे तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, द्वाव अपी, द्वाव अपी। ये भी सही है, दोनों सही है, बस यहाँ पे जो द में हलंत है वह इसमें लग गया है। दोनों लिखने का तरीका है। उसके बाद अगला है पुरुषो उपार्जिता। अब यहाँ पे विच्छेद करना है। तो विच्छेद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई है ना कि 2-3 बार बोलिए तो पता चल जाएगा अलग कैसे होगा। पुरुषो उपार्जिता, पुरुषो उपार्जिता, पुरुषो उपार्जिता। तो क्या निकल के आया, पुरुष प्लस उपार्जिता। कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। संधि की हमने वीडियो बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पुरुष प्लस उपार्जिता यहाँ पे गुण संधि है। अगले में भी विच्छेद करना है, यथेच्छया। अब यथेच्छया में जो है इसमें भी गुण संधि है। यहाँ पे आ और ई मिलके क्या हो गया है, ए हो गया है। क्या हो गया है, ए हो गया है। तो इसको अलग कैसे करेंगे, लिखेंगे यथा, यथा प्लस एक क्षया। हम जानते हैं संधि थोड़ा कठिन होती है, लेकिन कोशिश करेंगे ना तो असंभव कुछ भी नहीं होता। यथा प्लस क्षय हो जाएगा। उसके बाद अगले में संधि करना है, स्नान अर्थम उपकरणम। अब यहाँ पे देखो ना, स्नान के अंत में भी छोटा आ है, यहाँ भी छोटा आ है।
तो हो जाएगा अस्नानार्थ, अस्नानार्थम, ये हो गया। अब उसके बाद देखो माँ है, माँ के बाद ऊ है तो माँ लिखेंगे और जो ऊ मात्रा के रूप में है उसको उसी में लगा देंगे, तो उपकरणम। इस तरह से आपको लिखना है स्नान, स्नानार्थ उपकरणम, ये आपका हो गया संधि। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आएगा शब्द रूप का। यहाँ पे देखो लिखा है ना, यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम 4 करना है। तो पहला है अग्नि दहति। अब अग्नि किसको जला रही है? आत्मा को, तो आपका घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। राजधर्मेण विहीन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजा, राज धर्म विहीन राजा जो है नष्ट हो जाता है। उसके बाद है मनस वाच क्रियायाम चा, मन में, वाणी में और क्रिया में समानता होती है। किसकी होती है? विदुषाम, खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, विद्वानों का। सज्जना नाम आदरम कुर्वन्ति, सज्जनों का आदर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ना कुर्वन्ति जो है बहुवचन का है तो आपका हो जाएगा गा वाला विकल्प भवन्तः। बालकेन उच्चैः हस्यते, अब यहाँ पे देखो ना बालकेन उच्चैः हस्यते, तो इसका जो विकल्प सही होगा ये देखिए ना यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो इसका सही हो जाएगा गक्षता। अब ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये जो है ना जो शर्तरी प्रत्यांत पद है, तो यहाँ पे गक्षता बालकेन उच्चैः हस्यते, जाते हुए बालक के द्वारा जोर से हंसा जाता है, यह इसका हिंदी अनुवाद है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 आता है, उसमें जो है क्रियापद भरना होता है। पहला है राधा बाल गृहम, अब यहाँ पे राधा एक वचन की है तो हो जाएगा नयति, क्या हो जाएगा? नयति। वयम मिलित्वा प्रश्नम, यहाँ पे वयम है तो वयम के साथ क्या आता है? पृच्छाम, ये लोट लकार का रूप है तो पृच्छाम हो जाएगा। त्वम पुस्तकम, अब यहाँ त्वम है ना मध्यम पुरुष एक वचन का है तो हो जाएगा पठसी। अम्बा स्वादिष्टम भोजनम, अब अम्बा एक प्रथम पुरुष एक वचन की करता है तो हो जाएगा पचीत, ये विधिलिंग लकार का रूप है, पचीत पचेताम पचेयुः। अहम वेदान, अब अहम है तो हो जाएगा जानामि। इन सब बातों को जो हमारी अनुवाद वाली वीडियो है ना उसको देखेंगे तो ये सारे प्रश्न अनुवाद वाली वीडियो 25 मिनट की वीडियो है, उसको देखेंगे तो 100% करने में आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 8 में कारक और उपपद विभक्ति आएगा, इसमें भी रिक्त स्थान होते हैं। तो बालैः न परमदितव्यम, जहाँ भी परमदितव्यम आ जाए, परमदितव्यम मतलब होता है परमाद नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तो उसमें पंचमी होती है, तो यहाँ पे सत्यात से हो जाएगा आ वाला विकल्प। परसर्मे मनुष्यः एव विश्वसति, परिश्रमी मनुष्य विश्वास करते हैं, तो जो मेहनती मनुष्य होते हैं किसमें विश्वास करते हैं? कर्म में, तो उसका हो जाएगा कर्मणि। कर्म शब्द जो है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कठिन है लेकिन समझ लो। कर्म शब्द नकारांत है, इसका रूप चलता है कर्म कर्मणि कर्माणि, सप्तमी के एक वचन में कर्मणि बनता है। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? तो इसमें खा वाला विकल्प सही हो जाएगा मूर्ख पुत्रेण। उसके बाद निकषा एकः देवालयः शोभते, तो निकषा के अर्थ में द्वितीय होती है तो हो जाएगा विद्यालयम, आपका आ वाला विकल्प हो जाएगा। अलम रामः अलम, अलम अलम के 2 अर्थ होते हैं इसलिए इसमें तृतीया भी होती है चतुर्थी भी होती है। अब राम अलम है यानी पर्याप्त है, तो किससे पर्याप्त है उसमें चतुर्थी आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा शत्रुभ्यः, राम जो है शत्रुओं के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से ये उपपद विभक्ति के जो है ना ये भी हमने अनुवाद वाली वीडियो में बता रखी है। प्रश्न नंबर 9 आता है, इसमें जो है प्रकृति और प्रत्यय आते हैं। तो यहाँ पे बिहस, बिहस में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, बिहस लेप। कृत्वा, कृत्वा इसमें जो है जोड़ करके क्या पद बनेगा? ये खा वाला विकल्प सही होगा कृत्वा, कृत्वा मतलब करके। अगर ये प्रत्यय आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं ना तो जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका जो पार्ट 3 वाली वीडियो है, व्याकरण वाला कौन सा भाग है? दूसरा भाग है, तो जो पार्ट 2 वाली वीडियो है उसमें देखेंगे तो हमने सभी प्रत्ययों को जितने सिलेबस में है उसको सबको बता रखा है। उसके बाद तीसरा खंड है आपका पठितुम। अब पठितुम यहाँ पे जो रेखांकित है उसी को केवल ध्यान देना है। पठितुम का प्रकृत प्रत्यय विभाग हो जाएगा
पठ प्लस तुमुन, आपका का वाला विकल्प सही हो जाएगा। गत्वा, यहाँ पे गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, गम प्लस कत्वा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में संख्या आती है। संख्या आएगी, संख्या 1 से लेकर 100 तक आपको संस्कृत में गिनती याद करना है। नहीं याद है तो हमारी संख्या वाली वीडियो जरूर देखें। अब यहाँ पे पहले में क्या भरना है, 4। तो प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे 1 से लेकर के 4 तक जो संख्या होती है ना गिनती संस्कृत में, वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे वेदाः पुल्लिंग है, तो यहाँ पे 4 के लिए आएगा चत्वारः। ध्यान से करेंगे नहीं तो ये गलत हो जाएगा, चत्वारः आएगा। पुराणानि 18 सन्ति, तो 18 को क्या लिखेंगे संस्कृत में, अष्टादश। क्या लिखेंगे, अष्टादश। ये तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो अभी टाइम है, याद कर लो। रामायणे कांडाः वर्तते, रामायण में कांड है, कितने कांड है, 7। तो 7 बहुत आसान है, 7 को क्या कहते हैं, सप्त। भासस 13 नाटकानि, यानी भास के 13 नाटक हैं, तो 13 को क्या कहेंगे, 13 को कहते हैं त्रयोदश। क्या कहते हैं, त्रयोदश। अब एक ही बचा हुआ है 12, तो 12 को क्या कहते हैं, 12 को कहते हैं द्वादश। क्या कहते हैं, द्वादश। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 10 भी पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 11 में क्या आएगा, उपसर्ग आएंगे। उपसर्ग को संयोज्य यानी जोड़ना होगा, विभज मतलब विभाजन करना होगा। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, निर्गच्छत, तो यहाँ पे उपसर्ग है आपका निर, निर लिखेंगे प्लस लिख देंगे गच्छत। इस तरह से आपको उपसर्ग का, अब यहाँ देखो रा में हलंत नहीं लगा है ना, तो यहाँ पे निर प्लस गच्छत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गलती है जो हो जाती है। तो यहाँ पे निर प्लस आगच्छत होगा। क्या होगा, निर प्लस आगच्छत, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने चैनल पे एक भी गलत उत्तर बच्चों को ना बताएं। निसारतु, तो यहाँ पे निस उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, निस, निस उपसर्ग है और सारतु क्रियापद है, तो निस प्लस सारतु हो जाएगा। लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है अगला है प्रतिअवदत। अब यहाँ पे उपसर्ग क्या है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे उपसर्ग है प्रति प्लस अवदत। हमने उपसर्ग की वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उपसर्ग की वीडियो जरूर देखें। विशिष्यते और अनकरोति, इन दोनों में कुछ नहीं करना है, बस केवल क्या करना है, प्लस को हटा करके जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, देखो जोड़ने वाले में अगर संधि नहीं करनी है तो जोड़ना बहुत आसान होता है, विशिष्यते। इसी तरह से अनकरोत में भी प्लस को हटाएंगे और जोड़ लेंगे। तो उपसर्ग ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 आता है, इसमें जो है अव्यय आएंगे। क्या आएंगे, अव्यय। अव्यय वही पद होते हैं जो तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में बदलते नहीं है ना, उन्हीं को अव्यय पद कहते हैं। हिंदी में इसको अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें पहले में क्या भरेंगे, देखो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते देवता। अब यहाँ पे सनई, सनई माने धीरे धीरे, तो आपका तत्र सही हो जाएगा। और एक बात हम और को बताना चाहेंगे, यत्र और तत्र ये दोनों एक साथ आते हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठाते चलो। उसके बाद अगला है यदा मेघाः गर्जन्ति वृष्टि भवति, तो इसमें हो जाएगा तदा। यहाँ भी ध्यान देना, यदा और तदा भी एक साथ आते हैं। यदा माने जब, तदा माने तब। अगला है सोमवारः भविष्यति, ये थोड़ा सा टिपिकल है यानी कठिन है। सोमवारः भविष्यति, भविष्यति मतलब होगा। अब यहाँ पे हयः और स्वा दो आए हुए हैं, तो हयः और स्वा क्या है, बिल्कुल समझ लो। हयः माने होता है यस्टरडे और स्वा माने होता है टुमारो। तो यहाँ पे भविष्यति यानी होगा, तो यहाँ पे टुमारो होगा, तो क्या हो जाएगा, स्वा। ये वाला विकल्प सही होगा। क्रियाम न विधित, क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो कब, सहसा। सहसा माने एकाएक यानी सडनली, हमें एकाएक कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। कोलाहलम कुरु, कोलाहल करो, तो इसमें हो जाएगा माँ। माँ मतलब मत करो, कोलाहल मत करो। इस तरह से हमारा खंड गा भी जो है पूरा हो गया। अब आते हैं खंड घा पर। पठित अवबोधन, इसके अंतर्गत 30 नंबर का प्रश्न आता है।
तो बच्चों वीडियो बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। अगर पूरे पेपर अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भगा के मत देखें। 1 घंटा अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, तो हमें उम्मीद है कि आप जो है 70+ नंबर पाएंगे। जो अच्छे हैं वो तो 80 में 80 भी पा सकते हैं। तो ये पठित अवबोधन है। इसमें जो है, जो आपका स्टोरी वाला पार्ट है ना, उसमें से पैसेज आएगा। अब यहाँ पे देखो जो पैसेज आया हुआ है किस पार्ट का है, ये जो स्वर्ण काका वाला आपका दूसरा पार्ट है उसी पार्ट का ये पैसेज है। तो पैसेज को हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा उत्तर पर आएंगे, क्योंकि आपने पाठ तो पहले से ही पढ़ रखा है, पठित अवबोधन है। तो यहाँ पे हम पैसेज को नहीं पढ़ाएंगे, सीधा प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत, वृद्धा स्त्री कैसी थी। अब यहाँ पे देखो ना, कीदृशी, कीदृशी मतलब कैसी। अब इसके उत्तर के रूप में आप निर्धना भी ले सकते हो और वृद्धा भी ले सकते हो, लेकिन वृद्धा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वृद्धा स्त्री कीदृशी आसीत, तो इसका एक ही उत्तर होगा और वो होगा निर्धना। क्या होगा? निर्धना। अरे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर एक शब्द में आप उत्तर नहीं लिख पाते हैं ना, तो यहाँ पे लाइन भी लिख देगा ना, क्योंकि आधे नंबर का ही तो प्रश्न है। तो आधा नंबर तो अब आधे में एग्जामिनर क्या काटेगा। तो अगर आप पूरी लाइन भी लिख दोगे ना, तब भी आधा नंबर वो 100% आपको दे देगा। उसके बाद अगला है, निर्धना स्त्री कुत्र निवसत, निर्धन स्त्री कहाँ रहती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामे। क्या हो जाएगा? ग्रामे। अगला है, वृद्धायाः कीदृशी दुहिता आसीत, वृद्धा की दुहिता मतलब पुत्री, वृद्धा की जो पुत्री थी वो कैसी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनम्रा मनोहरा। तो ये एक पदेन वाला पूरा हो गया। इसके बाद इसका जो बाखंड होता है फुल सेंटेंस वाला, इसमें देखो पहला प्रश्न है, किंचित कालात अनंतरम किम अभवत, थोड़े समय के बाद क्या हुआ। तो इसके लिए देखो यहाँ पे लाइन आई हुई ना, किंचित कालात अनंतरम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका फुल सेंटेंस का उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा है, दुहिता कीदृशी आसीत, ये आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर है। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दुहिता कैसी थी। तो वहाँ इसके लिए यहाँ दुहिता से लेकर के बस यहाँ तक ये आपके सेकंड वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद, वृद्धा पुत्रीम किम आदिशत, यानी बूढ़ी औरत ने अपनी पुत्री को क्या कहा। तो उसके लिए देखो, ये देखो ना लिखा हुआ है वृद्धा पुत्रीम किम आदिशत। तो यहाँ पे देखो ना लिखेंगे पुत्रीम आदिशत लिख करके और यहाँ तक लिख देंगे, तो ये आपके तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें भी ध्यान कहाँ देना है, पठित वाले में ध्यान प्यारे बच्चों देना होता है सा खंड में। एग्जामिनर यही देखता है कि सा खंड वाला बच्चे ने अगर सही कर लिया है तो एक पदेन और पूर्ण वाक्य तो यूं ही सही हो जाते हैं। इसमें जो है यथा निर्देश होता है, यानी हर प्रश्न के अलग अलग निर्देश होता है। देखो यहाँ पे पहला क्या है, अनुच्छेदे न्यवसत इत क्रियापदस्थ कर्तृपदम किम, यानी जो न्यवसत क्रिया है इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा स्त्री। क्या हो जाएगा? स्त्री। एक ही शब्द में लिखना है। दुहिता विनम्रा अनयो पदयो विशेषण पदम किम, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है। दो पद है ना, तो विशेषण यानी एडजेक्टिव आपको ढूंढना है। तो एडजेक्टिव क्या है? विनम्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनम्रा। क्योंकि दुहिता जो है वो नाउन है, यानी संज्ञा पद है, दुहिता माने बेटी होता है। उसके बाद तीसरा है, अस्मिन् अनुच्छेदे धनवती इत पदस्य कः विपर्यया, इसका विलोम क्या आया हुआ है। धनवती माने होता है धन वाली, तो विलोम पैसेज में क्या आया हुआ है? निर्धना। तो थोड़ा आप स्मार्टनेस दिखाएंगे ना, तो ये सा खंड वाला प्रश्न सही कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में जो आपके श्लोक वाले पार्ट है उसमें से एक श्लोक आएगा और उसमें से आपको प्रश्न के उत्तर करने होंगे। तो यहाँ पे जो श्लोक आया हुआ है ना, ये सुभाष तानी वाला जो पार्ट है उस पार्ट से आया हुआ है। तो ये श्लोक है, थोड़ा सा कठिन है, एक बार इसकी हिंदी देख लो। आरंभ गुरुवी छड़ी कर्मेण, पहले बड़ी धीरे धीरे छोटी, लघवी पुरा, पहले छोटी, वृद्धमती च पश्चात, बाद में बड़ी, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पहले और उत्तर भाग की समान, उत्तर भाग की छाया के समान, खल सज्जना नाम मैत्री भवती, दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता होती है। अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है ना, तो प्ले लिस्ट में जाकर के सुभाष तान वाला पाठ 100% पढ़ लो, क्योंकि ये जो श्लोक है ना, या तो इसमें से आएगा या तो फिर जटायु शौर्य वाले पाठ से आएगा। दोनों पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है, पढ़ लो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी,
किसकी मैत्री जो है आरंभ गुरवी होती है। तो इस यहाँ पे देखो ना प्रश्न क्या है, केसाम, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा खाला नाम। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, खाला नाम। केसाम मैत्री पश्चात वृद्धमती भवती, तो इसका उत्तर हो जाएगा सज्जना नाम। जो दुष्ट होते हैं वो पहले मित्रता बना लेते हैं, जैसे जैसे उनका काम निकलता जाता है वैसे वो दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सज्जना नाम, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अगला है खल सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती। अब यहाँ कीदृशी मतलब कैसी, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा भिन्ना। क्या हो जाएगा, भिन्ना, यानी डिफरेंस डिफरेंस होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न है, दिनस पूर्वार्ध छाया एव केसाम मैत्री भवती। अब इसका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है, तो केसाम को हटा करके इसके स्थान पर लिखा देंगे, क्या लगा देंगे, खला नाम। क्या लगा देंगे, खला नाम। केसाम को हटा करके खला नाम लिख करके पूरी लाइन आपको लिख लेनी है। दिनस परार्ध अपरार्ध छाया एव केसाम मैत्री भवती, यहाँ भी केसाम है तो यहाँ भी केसाम को हटा करके सज्जना नाम लिख लेना है, यानी जो एक पदेन का उत्तर है ना वही परिवर्तन इसमें भी करना है। उसके बाद सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती, तो इसका उत्तर जो है श्लोक की दूसरी लाइन में लिखना है यहाँ पे कि सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, लघवी पुरा वृद्धमती च पश्चात, बस इतना ही लिख लेना है। इसमें भी कहाँ ध्यान देना होता है, साखंड में। यहाँ पे साखंड में क्या है, श्लोके लघवी इत पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम। लघवी मतलब होता है छोटी, तो इसके विपर्य मतलब विलोम पद क्या आया हुआ है, तो विलोम पद आया है वृद्धमती। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए हम आपको श्लोक में ही दिखा देते हैं ताकि आप लिखने में गलती ना करें। लघवी का विलोम पद ये लिखा हुआ है वृद्धमती। फिर से देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, वृद्धमती, ये वृद्धमती आपको लिख लेना है। उसका विलोम वृद्धमती मतलब बड़ी, और लघवी माने होता है छोटी। उसके बाद अगला है अत्र भवति क्रियापदस्य कर्ता का, भवति मतलब होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा मित्रता, लेकिन आपके श्लोक में आया हुआ है मैत्री। क्या आया हुआ है, मैत्री, तो इसका जो कर्ता हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैत्री। मैत्री मतलब मित्रता। सज्जना नाम इत पदस्य विपर्य पदम किम, इसका विलोम पद क्या है, सज्जन मतलब अच्छे लोग, तो इसका विलोम पद क्या आया हुआ है, वो आया हुआ है प्यारे बच्चों खला नाम। खल मतलब होता है खलनायक यानी दुष्ट, खला नाम, इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में जो आपके नाटक वाले पाठ हैं, संवाद वाले पाठ हैं, तो प्यारे बच्चों संवाद वाले कौन कौन से पाठ हैं आप जानते हैं ना, नहीं जानते हैं सुन लो फिर। तीसरा पाठ है आपका गोदोहनम, सिक्ता सेतु, और जो आपका अंतिम पाठ है वांग मनः प्राण स्वरूपम। इन तीनों पाठों से ये वाला पैसा जाएगा। यहाँ पे जो पैसा जाया हुआ है चंदन और मल्लिका मिल गई, तो आपको समझ में आ गया कि किसमें का है, गोदोहनम का है। वैसे आपके फाइनल पेपर में सिक्ता सेतु और वांग मनः प्राण स्वरूपम ये दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाके अभी भी टाइम है, पाठ को पढ़ लें। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो आपका एक पदेन का पहला प्रश्न है माँ शांते कस्य आवश्यकता भवती, तो इसके लिए भी आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है तो आवश्यकता भवत को देखेंगे, तो देखो यहाँ मिल गया ना, तो किसकी आवश्यकता होगी, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा दुग्धस्य। एवं कर्मेण कानि व्यतीतानि, इस क्रम से क्या बीत गया, तो यहाँ देखो ना ये लाइन कहाँ पे आई हुई है पैसेज में, यहाँ पे ये आई हुई है, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा सप्त दिनानि। क्या हो जाएगा, सप्त दिनानि, एक पद में ये उत्तर हो जाएगा। चंदना कस्याह बहु सेवा करोति, चंदन जो है किसकी बहुत सेवा कर रहा था, इस रूप में आपका तीसरा प्रश्न है। तो चंदन जो है किसकी सेवा कर रहा था, चंदन जो है गाय की सेवा कर रहा था, तो यहाँ पे देखो ना ये आया हुआ है धेनोह, एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा धेनोह। हमें उम्मीद है आपने लिख लिया। चलिए इसके बाद पूर्ण वाक्य निकालते हैं। कस्याह कृपया तो चंदना धनिको भविष्यति, किसकी कृपा से चंदन जो है धनी होगा, तो यहाँ पे कस्याह को हटा करके अगर पैसेज से लिखेंगे तो पैसेज में देखो कहाँ पे आया हुआ है तव कृपया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दुग्धम कदा सुरक्षितम ना भविष्यति, दूध कब सुरक्षित नहीं होगा,
तो दुग्धम सुरक्षितम भविष्यति, ये चंदन के कथन में आया हुआ है। ये देखो ना, यदि अहम प्रतिदिनम दोहनम करोमि तो तरह दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, क्योंकि दूध जो है महीने के अंत में देना था, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद भी इसमें भी जो है साखंड आता है, तो साखंड में देखिए क्या है, तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पे विशेषण पद कौन सा है, तो यहाँ पे विशेषण पद है धनिकः। विशेषण पद क्या है, धनिकः। उसके बाद संवादे गो इत पदस्य कः पर्यायः। अब गो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन है। गो माने क्या होता है, गो माने जाना नहीं होता है, गो माने गाय होती है। तो गो में षष्ठी का एक वचन है, तो इसका जो पर्याय पद आप उत्तर लिखोगे ना, तो इसका हो जाएगा धेनोः। क्या हो जाएगा, धेनोः। निस्तृत इत पदस्य विपर्य पदम किम, निस्तृत माने होता है निकल करके, तो इसका विलोम पैसेज में आया हुआ है परविश। क्या आया हुआ है, परविश। परविश मतलब प्रवेश करके। ये साखंड भी पूरा हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है प्रश्न निर्माण। ये थोड़ा सा कठिन है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, तो वो वीडियो आप देखें। यहाँ पे दरिद्रता, इसमें क्या करना होता है कि एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक पद रेखांकित होगा, उसी को बदल के पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो दरिद्रता को बदलेंगे तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, का लिखेंगे, केवल का। दरिद्रता का। मकरालय, रामः मकरालय सेतुम बबंध, तो इसमें मकरालय है, तो इसके स्थान पे आप लिखेंगे कुत्र, यानी राम ने पुल कहाँ बनाया, कुत्र लिख देंगे। परेशान, तो परेशान यानी शाम आ गया ना, तो शाम आ गया तो के शाम हो जाएगा। परेशान मतलब दूसरों का, के शाम मतलब किसका। विद्या विहीना नरा सभायाम न शोभते, विद्याहीन मनुष्य सभा में सुंदर नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे ये विशेषण है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा कीदृशः। ध्यान दीजिएगा, जब भी विशेषण पद रेखांकित तो होगा तो वहां पे कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। अब यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए कीदृशा आएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसमें तृतीया है तो इसको हटाएंगे, तो इसके स्थान पे लगाएंगे केन। क्या लगाएंगे, केन। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 17 आता है अन्वय का। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 17 में क्या आएगा, एक श्लोक लिखा होगा, उसका अन्वय। अन्वय जानते हो ना, क्योंकि श्लोक में कर्ता और क्रिया कहीं होते हैं, उसको वाक्य के अनुसार कर्ता क्रिया को व्यवस्थित करना होता है। तो इसकी प्यारे बच्चों हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जिसने ये ट्रिक सुन लिया उसका ये 3 नंबर पक्का। तो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे देखो, ये श्लोक है, ये उसका अन्वय है। तो पहले में देखो, यहाँ पे जो पद लिखा हुआ है यहाँ श्लोक में काटते जाओ, जैसे लिपि ज्ञानम बिना केवलम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पे देखो बिना मिल गया ना, बिना को काट दिया। लिपि, लिपि देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, लिपि को काट दिया। ज्ञानम लिखा हुआ है, ज्ञानम को काट दिया। अब क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, क्या बचा, अक्षर। क्या बचा, अक्षर। अब अक्षर देखो मंजूषा में है ना, कितना आसान है, बस पहले डिब्बे में भर गया हमारा अक्षर। समझ में आया ना, बिना अर्थ जाने, कुछ भी जाने। उसके बाद देखो केवलम, केवलम को काट दिया, केवलम यहां मिल गया ना, केवलम को काट दिया। एव यद विद्या, एव, अब एव काट दिया, क्या बचा, तपोभी। क्या बचा, तपोभी। अब तपोभी यहां नंबर 2 पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तपोभी। कितना आसान है, बिना अर्थ जाने अन्वय भरना। अब एक ही बचा हुआ है, तो एक यहां पे वसे आ जाएगा। समझ गए ना। अगर काटना चाहेंगे तो यहाँ देखो ना, यदि, यदि यहाँ लिखा हुआ, यदि को काट दिया। विद्या भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अस्यु ते भी लिखा हुआ है, तथा सेतुर मम। अब क्या बचा, देखो ना, ये वसे बचा हुआ है। तो इस तरह से जो काटने पर जो यहाँ लाइन में ना दिखे वही यहाँ पे भरना है क्रम से। तो इस तरह से भरेंगे तो अन्वय के आप 3 नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसके अथवा के रूप में भावार्थ होता है। क्या होता है, भावार्थ, यानी जो श्लोक का अर्थ है वो संस्कृत में मंजूषा के रूप में लिखा होगा। यहाँ पे जटायु शौर्यम का ये श्लोक है, इसमें पहले में क्या भरेंगे, देखो जना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा धैर्यवंता है, ये नंबर 1 पे हो जाएगा। नंबर 2 पे यानी, तो यहाँ पे क्रियापद भरेंगे, तो नंबर 2 पे हो जाएगा कुर्युः।
अब यही बचा हुआ ये हो जाएगा नंबर 3 पे, इसके अथवा के रूप में। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 होता है। अब बच्चे यहाँ तक आते आते थक जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो जिसको संस्कृत में 80 नंबर चाहिए वो इसको बिल्कुल न छोड़े। इसमें क्या करना होता है, 8 वाक्य लिखे होंगे, आपको इनको क्रम से करके यानी आगे पीछे करके, यानी जो पाठ की कहानी है उसी के अनुसार आगे पीछे करके आपको लिखना होता है। इस प्रश्न में बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। बच्चे लिखते हैं 1 2 3 4, उसके बाद जो है थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ, इस तरह से ऐसे करके लिख लेते हैं तो उनको नंबर नहीं मिलता है। सही तरीका क्या है कि पूरे वाक्य आप क्रम से लिखें। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं संस्कृत आपको उतनी अच्छी नहीं आती है, तो आप सारे वाक्यों को बिल्कुल व्यवस्थित तो नहीं कर पाओगे। जो अच्छे बच्चे वो कर लेंगे, लेकिन आप जो वाक्य जाने उसे उसी क्रम से लिख दें। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते, इसी क्रम से भी अगर आपने कॉपी में लिख रखा है, तब भी एग्जामिनर आपको 1 या 2 नंबर तो दे ही देगा, लेकिन छोड़ने से क्या मिलेगा, 0। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो वाक्य है ये सिकता सेतु वाले पाठ के हैं, जो तपोदत्त और इंद्र वाला पाठ है ना, उसी पाठ के हैं। तो नंबर 1 पे चौथा वाक्य आएगा। नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा, चौथा वाक्य ये आएगा नंबर 1 पे कि एक तपोदत्त नामक तपस्यारत बालक था। नंबर 2 पे 7वां वाक्य आएगा कि वह विद्या प्राप्त करने के लिए अध्ययन नहीं किया, केवल तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहता था, ये आ जाएगा नंबर 2 पे। नंबर 3 पे ये पहला वाक्य आएगा कि उसको देख करके इंद्र उसके पास उसको समझाने के लिए आए। तो इंद्र आए तो उन्होंने क्या किया। नंबर 4 पे जो छठा वाक्य है ना, ये हो जाएगा कि इंद्र आए और उन्होंने नदी में बालू डालना शुरू कर दिया। उनको ऐसा देख करके बालक क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो नंबर 5 पे ये तीसरा वाक्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तीसरा वाक्य कि तपोदत्त हंसेगा, और हंसते हुए फिर ये 5वां वाक्य आ जाएगा। 4 हो गए थे ना, ये नंबर 6 पे आएगा। ये तीसरा वाक्य जो है ये देखो ना, तीसरा वाक्य किस पे आएगा, तीसरा वाक्य आएगा 5 नंबर पे। ठीक है, अब हमें छठा वाक्य लेना है। छठा वाक्य छठे नंबर पे आएगा, ये 5वां वाक्य। तपोदत्त जो है उसको देख करके कहता है कि आप व्यर्थ में बालू से क्यों पुल बनाना चाहते हैं। तो अंत में इंद्र कहते हैं, तो 7वें नंबर पे जो 8वां वाक्य है ना, ये आएगा 7वें नंबर पे। इंद्र कहते हैं यदि तुम केवल तपस्या के द्वारा यानी ओम दोम करके विद्या प्राप्त कर लोगे तो मैं बालू से पुल बना लूंगा। जब इतना कहते हैं तो तपोदत्त को भी समझ में आ जाता है। तो 8वें नंबर पे ये आपका जो दूसरा वाक्य है ना, कि ये सुन करके तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल चला गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो वाक्यों का क्रम लिखा हुआ है ना, इसी क्रम से आपको पूरे सेंटेंस लिखने हैं। टाइम आपके पास 3 घंटे का होता है, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल न करें, सभी वाक्यों को सुंदर सुंदर लिखें, तभी आप जो है इस प्रश्न के लिए जो 4 अंक निर्धारित है वो प्राप्त करने में आप सफल होंगे। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न आता है 19वां। रेखांकित पदान आधारित प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम करो। तो यहाँ पे अर्थ चयन करना है यानी शब्दार्थ लिखना है। तो कलिंद आत्मजा याह, इसका अर्थ होता है यमुना याह। सलिलम, इसका अर्थ होता है पानी, तो क्या हो जाएगा, जलम। आनंदिता, आनंदिता मतलब प्रसन्ना यानी प्रसन्न। उसके बाद इसी के खंड खा होता है, उसके पहले 2 और रह गए हैं। अली नाम, अली मतलब क्या होता है, भंवरा, ये पहले पाठ का वाक्य है। इसके खा में क्या होता है, विलोम पद। विलोम पद, विलोम पद नहीं होते हैं यहाँ दोनों में। वहाँ पे अर्थ चयन था और यहाँ पे क्या है, अर्थ। देखो ना, शब्दा नाम अर्थई सा मेलनम, कभी कभी यहाँ पे विलोम आता है, कभी कभी अर्थ के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे इस निर्देश को आप ध्यान से देखेंगे कि अर्थ के साथ मिलाना है कि विलोम के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे अर्थ के साथ मिलाना है। तो देखो कैसे मिलाओगे। चक्षु, चक्षु माने क्या होता है, नेत्रम। पंकजम, पंकजम माने क्या होता है, कमल, तो हो जाएगा सरोजम। सरिता, सरिता माने नदी होता है, तो सरिता को मिला देंगे तटनी से, तटनी माने भी नदी होता है। अब एक ही बचा हुआ है नीरम और सलिलम। नीरम माने पानी और सलिलम माने भी पानी होता है। तो इस तरह से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। अब हमें उम्मीद है कि हमारा बच्चा संस्कृत में 80 में 80 नंबर जरूर पाएगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों, नमो नमः, धन्यवाद।